नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स पार यूट्यूब चैनल पर। यहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन को बहुत ही आसान तरीके से और कंसेप्ट्स को बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाता है। अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ अपनी पहली कड़ी स्टार्ट की है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में भी हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, जो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना, भू संचलन, रिफ्ट वैलीज। इसके साथ साथ हम रॉक्स पढ़ चुके हैं और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस पढ़ाई के दौरान हमने एक चीज़ देखी कि एक जो वर्ड था वो बार बार रिपीट हो रहा था। कौन सा? वॉल्केनो, ज्वालामुखी, वॉल्केनो, ज्वालामुखी, मैग्मा, लावा। तो क्यों ना आज हम इस ज्वालामुखी को ही कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लगभग 2 क्लासेस में लेकिन कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो चलिए हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अगर यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल में जाइए और पुरानी वीडियोस को देखिए। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वॉल्केनिज्म और ज्वालामुखीयता। इसको भी हम सेम अपनी वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। हम यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, तो इधर उधर की बातें किए बिना सीधा हम अपने टॉपिक्स में पढ़ेंगे। टॉपिक्स को पहले देखेंगे हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, देन उनको हम प्रिपेयर करेंगे। इसके साथ में आप अगर यदि नोट्स बना रहे हैं, एक कॉपी अलग से ज्योग्राफी की आपने बनाई है तो बहुत अच्छी बात है। जो जो चीज़ें मैं साथ में लिखते जाता हूँ उन चीज़ों को आप साथ ही साथ नोट करते जाइएगा। चलिए, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है वैसे ही परिचय। परिचय में हमने क्या क्या देखना है? ज्वालामुखीयता क्या होती है, ज्वालामुखी और ज्वालामुखीता दोनों में अंतर होता है, उसको समझेंगे। ज्वालामुखी के घटक कौन कौन से हैं, इसके अलावा इससे जो मिश्रित पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं। आगे देखेंगे हम इसका कारण क्या है ज्वालामुखीयता का, इसका प्रकार और वर्गीकरण, साथ ही साथ इसका वितरण वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर। इसके अलावा हम इसके प्रभाव देखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। और ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, और साथ ही साथ इसके अन्य संबंधित पहलू। ठीक है, आपने देखा किस तरीके से हमें इस चीज़ों को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना क्या है, ज्वालामुखीता और ज्वालामुखी। नॉर्मली हम वर्ड अगर यदि सुनते हैं वॉल्केनो या ज्वालामुखी तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है ना? लेकिन यहाँ हम देखेंगे ज्वालामुखीयता या वॉल्केनिज्म अलग चीज है और वॉल्केनो अलग है। ठीक है, देखिएगा क्या अंतर है दोनों में। जो ज्वालामुखी, जब वर्ड हम ज्वालामुखीता यूज करेंगे तो ज्वालामुखीता का तात्पर्य होता है एक प्रक्रिया। ज्वालामुखीयता एक प्रक्रिया है जो कब घटित होती है, ये एक प्रकार से अंतर्जात, अब आप इस वर्ड से अवगत है ना, अंतर्जात आकस्मिक या तीव्र भू संचलन के परिणाम स्वरूप। ज्वालामुखीता एक प्रक्रिया है जो अंतर्जात आकस्मिक या तीव्र भू संचलन के परिणाम स्वरूप घटित होती है। आए समझ में? ये क्या है? ज्वालामुखीता एक प्रक्रिया है ना? इसके साथ साथ इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, या हम इसे ही मैग्मा कह देते हैं, प्लस जल वाष्प प्लस ठोस चट्टानी टुकड़े, इसके साथ साथ राख एवं अन्य गैसें बाहर आती हैं, इत्यादि क्या होती हैं? बाहर आती हैं। ठीक है, कैसे? विभिन्न परतों को
विभिन्न परतों को तोड़ते हुए। आए समझ में? अब ये जो चीजें मैंने लिखी हैं, इन्हीं चीजों को आप जोड़कर पूरी तरीके से ज्वालामुखीता को लिख सकते हैं। ज्वालामुखीता एक प्रक्रिया है जो कि अंतर्जात आकस्मिक या तीव्र भूसंचरण, भूसंचरण टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमारा आया था, हमने देखा था तीव्र या आकस्मिक भूसंचलन के एग्जाम्पल कौन है। उस समय केवल हमने एक वर्ड नाम लिखा था, ज्वालामुखीता। आज हम उस ज्वालामुखीता को पढ़ रहे हैं। यहाँ जो वर्ड आया भूसंचलन, इसको आप पहले की क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। तीव्र भूसंचरण के परिणाम स्वरूप घटित होता है, जिसके चलते आंतरिक भाग से लावा या मैग्मा, इसके साथ साथ जलवाष्प, ठोस चट्टानी टुकड़े, राख, गैस इत्यादि पृथ्वी की आंतरिक विभिन्न परतों को तोड़ते हुए बाहर आती है। इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखीता। वहीं ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी ज्वालामुखीता का परिणाम है। ये क्या है? परिणाम है। क्योंकि ज्वालामुखीता से निश्चित पदार्थ के से निश्चित या जो बाहर उससे पदार्थ निकले हैं, उससे जो संरचना या स्थलाकृति निर्मित होती है, उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। तो एक प्रकार का ज्वालामुखी क्या है? परिणाम है। किसका? ज्वालामुखीता का परिणाम है, जो स्थलाकृतिक रूप में दृश्यमान होती है, दृश्यमान होती है। जैसे आपका ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी मैदान। आया समझ में? अब आप दोनों चीजों को अच्छे से समझ चुके हैं कि ज्वालामुखीता क्या होती है या वॉल्केनिज्म क्या होता है और वॉल्केनो क्या होता है। तो एक प्रक्रिया है और एक उसका परिणाम है। ठीक, चलिए। तो हमने परिचय में ज्वालामुखीता और ज्वालामुखी देख लिया। इसके आगे हमें क्या चीजें देखनी है? इसके आगे हमें देखना है इसके कुछ घटक। चलिए यही देख लेते हैं हम। देखिए, ज्वालामुखी, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ना शानदार सा डायग्राम दिख रहा है ना? ज्वालामुखी कितना बढ़िया से दिख रहा है। तो इसी को हम समझेंगे। अगर यदि मैं एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूं कि इस तरीके से ये ज्वालामुखी है ना? ये इसकी पाइपलाइन आती है, ये यहाँ पे इसका एक मैग्मा का चैम्बर होगा। ठीक है ना? ये मैग्मा का चैम्बर है जो कि ये मेंटल की परत में है ना? मेंटल परत में। अब देखिएगा, अगर यदि हम इसके संघटक या घटकों की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। इसमें ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये होता है इसका मुख। ठीक है? जब यही मुख क्या हो जाता है? बड़े आकार का हो जाता है, तो इसे हम क्या कह देते हैं? मुख को पहले तो कहते हैं क्या? क्रेटर, है ना? और जब यही बड़ा हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉल्डेरा। आए समझ में? ज्वालामुखी का जब मुख बड़ा होता है उसे क्या कह देते हैं? कॉल्डेरा। चलिए, एक चीज। दूसरी चीज, ये एक प्रकार से दूसरी चीजें दिख रही है ना, ये और भी आए हैं ये परत। तो ये कौन सी परत है? ये इनकी शाखाएं हैं, ज्वालामुखी की शाखाएं हैं। और ये लावा का जमाव है, पूरा लावा का जमाव। इसके साथ साथ ये है मुख्य नलिका। ठीक है? मुख्य नलिका ये हो जाएगी इसकी सतह। इसके अलावा आप चीजें देखेंगे कि क्या होता है। आपने अगर यदि भूसंचलन वाला टॉपिक देखा हो मेरे साथ में, तो आपको मैंने वहां समझाया था महादेशजनक भूसंचलन, है ना? और इसके अलावा और जो दूसरा हमने तीव्र वाला समझा था, उसमें हमने अलग अलग नाम देखे थे ना, बैकोलेथ, लेकोलेथ, डाइक, सिल, ये सारी चीजें। तो वही सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, है ना? अगर यदि लावा का जमाव इस तरीके से हो गया, ये, तो इसे हम कह देंगे क्या? सिल, मतलब कि क्षैतिज रूप से हुआ है। अगर यदि इसी तरीके से जमाव होते हुए ये ऊपर की ओर उठ जाएगा,
तो ये वाली जो संरचना बनेगी ये बन जाएगी कौन सी, डाइक, है ना। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को, इसके घटकों को देखा, कौन कौन से घटक हैं इसमें। ये मुख है, ये मुख्य नली है, शाखाएं हैं, मुख को ही हम क्रेटर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैग्मा चैम्बर होता है, मैग्मा का चैम्बर होता है। तो ये इसके कुछ घटक हैं। अब जो इसमें आगे जो हमें चीज़ें पढ़नी है, निश्चित पदार्थ ज्वालामुखी से आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि किस तरीके से ये एक अलग चीज़ें बनी हुई हैं। ये लावा तो दिख ही रहा है निकलता हुआ, और क्या क्या चीज़ें इससे निकलती हैं वो हमें देखना, वो हमारे काम की है। चलिए, तो हमने ये देख लिया है निश्चित पदार्थ को। अब हम देखते हैं क्या है निश्चित पदार्थ में कौन कौन सी चीज़ें ज्वालामुखी के विस्फोट के उपरांत या ज्वालामुखीता की प्रक्रिया के उपरांत हमें देखने मिलती हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, ठोस, कौन कौन से ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में क्या क्या चीज़ें देखने मिलती हैं, तरल में क्या, और साथ ही साथ ज्वालामुखी, इसमें जो एक मुख्य रूप से होती है ज्वालामुखी राख। चलिए, ठोस में देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या है, एक देखने को मिल रहा है ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी बम। दूसरे नंबर पे लैपिली, स्कोरिया, प्यूमिस और ब्रेसिया। सबसे पहले तो आपको इन सभी के नाम से ही अवगत होना होगा कि ये जो सारे वर्ड हैं, ज्वालामुखी बम, लैपिली, स्कोरिया, प्यूमिस और ब्रेसिया, ये जो शब्द हैं ये ज्वालामुखीता से निश्चित पदार्थों के नाम हैं, है ना। उसको उसके बाद हम डिटेल से समझेंगे कि ज्वालामुखी बम क्या कहलाते हैं। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है ना, तो जो सबसे बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं, चट्टानी टुकड़े निकलते हैं, उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी बम। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, बड़े 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 चट्टानी टुकड़े, क्या समझेंगे, ये क्या है, ज्वालामुखी बम। लैपिली क्या है, मटर के दाने के, मटर के दाने के आकार के चट्टानी टुकड़े। ज्वालामुखी बम बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े, फिर मटर के दाने के आकार के जो चट्टानी टुकड़े होते हैं उसे हम कहते हैं लैपिली। आप दिमाग में इमेज बनाइए कि किस तरीके से जब ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा होगा तो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े निकल रहे होंगे, उसके साथ साथ में छोटे छोटे टुकड़े भी निकल रहे होंगे। तो उन सभी के नाम है, तो बड़े हो गए हमारे ज्वालामुखी बम, जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए वो हो गए हमारी लैपिली। इसके अलावा उससे भी छोटे, मतलब लैपिली से भी छोटे जो टुकड़े होते हैं वो कहलाते हैं हमारे स्कोरिया, छोटे टुकड़े। अगर यदि आप इनकी साइज की भी बात करेंगे तो वही मैं आपको बता दूंगा, वो ज़्यादा उतना काम का रहता नहीं है। इनका जो रेडियस होती है, व्यास होता है इनका लगभग 64 mm से ज़्यादा होता है, ठीक है। और इनका हो जाएगा 2 से या 2 से 64 mm तक, और ये इनसे भी छोटे हो जाते हैं, 2 mm से भी छोटे, ठीक है। अब आया हमारा प्यूमिस। तो समझना प्यूमिस क्या है। प्यूमिस ना, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, ज्वालामुखीता होती है, तो उसमें जो झाग निकलता है, अगर यदि आपने इमेज देखी हो ज्वालामुखीता की, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये झाग रूप में एक संरचना हमें दिखाई देती है लावा के पास में। तो वो जब वो ठंडा होता है ना, तो उसमें छोटे 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 छेद हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज कहलाती है प्यूमिस। तो ये क्या होगी, एक प्रकार से इसका निर्माण ज्वालामुखी, इसका निर्माण ज्वालामुखी झाग से होता है। आपसे पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन एक ज्वालामुखी झाग से संबंधित है, तो इन तीनों चारों के नाम रहेंगे, उसमें से आंसर क्या होगा, प्यूमिस, है ना। ये झाग है तो क्या होगा, ये हल्का होगा, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया ना, झाग जब वो ठंडा होगा तो गड्ढे गड्ढे बन जाएंगे, झाग है, जैसे वो ठंडा होगा तो उसमें गड्ढे बन जाते हैं। तो ये क्या होगा, गड्ढेदार टुकड़ा होता है। इसका घनत्व क्या होता है, जल से भी कम, जो घनत्व है वो जल से भी कम होता है। अब देखिए, इसी से स्टेटमेंट बन जाता है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण ज्वालामुखीता से होता है। दूसरा स्टेटमेंट, ये हल्का, हल्के भारयुक्त टुकड़ा है। इसके अलावा
इसका घनत्व जल से भी कम होता है। नीचे स्टेटमेंट निम्नलिखित में से कौन सा एक है? ज्वालामुखी बम, लैपिली, स्कोरिया, प्यूमिस और ब्रेशिया। तो आपको अगर ये चीजें पता है तो आप सीधा आंसर लगा सकते हैं उसका प्यूमिस। ठीक है, इसका मोस्टली प्रयोग ना प्यूमिस का कुछ सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है। अगर यदि आपने देखा होगा जो आपके कॉस्मेटिक्स में जो नहाने के लिए जो पत्थर घिसने के लिए नहीं आते हैं, अगर यदि आपने ध्यान दिया होगा तो वो जो पत्थर होता है ना जिसमें छेद 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 होते हैं, गड्ढेदार होता है, वो यही पत्थर होता है, वो प्यूमिस पत्थर ही होता है। चलिए, तो यहाँ हो गया। इसके बाद आता है हमारा क्या, ब्रेसिया। ब्रेसिया क्या है? ये ना कोणीय आकार के पत्थर होते हैं, कोणीय आकार के पत्थर है। तो कोणीय आकार के अगर यदि पत्थर की बात करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? ब्रेसिया। यहाँ पर हम क्या चीज देख रहे हैं, जो भी ठोस परत नीचे से ऊपर की ओर आई है, तो हमें ज्वालामुखिता के चलते भूवैज्ञानिकों ने उनका नाम अलग अलग रखा है ना। हमारे लिए तो वो सभी पत्थर हैं, सभी चट्टाने हैं, या जो संरचना हमें दिख रही है हम जैसे बोल देंगे झाग जैसे दिख रहा है तो ये झाग है। लेकिन भूवैज्ञानिकों के अनुसार या हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में जब उनको बोलेंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? हम उन्हें कहेंगे, अगर यदि बड़े बड़े टुकड़े हैं तो वो हमारे हो जाएंगे ज्वालामुखी बम, अगर यदि उससे छोटे हो जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा लैपिली, उससे भी छोटे हो जाएंगे तो वह स्कोरिया, और अगर यदि झाग हमें जो दिखाई दे रहा है वो हमें क्या कहेंगे? उसे प्यूमिस। और अगर यदि कुछ कोणीय आकार के हमें जो बड़े टुकड़े दिखेंगे उसे हम कह देंगे ब्रेसिया। तो ये वर्ड्स हमें ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, क्योंकि जब हम ज्वालामुखिता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उसमें हमें यही वर्ड यूज करने होते हैं। ठीक है, तो अब हम इन शब्दों से अवगत हो गए हैं। चलिए, इसके बाद अगर यदि मैं गैसों की बात करूं तो गैस के रूप में अगर यदि आप यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में, ये निकल रहा है ना, कितना ज्यादा धुआं जैसे निकल रहा है। तो इस धुएं के साथ में क्या क्या होता है, गैसों में क्या क्या होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में होता है जल वाष्प। क्या बताया मैंने? कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जा भी चुका है कि ज्वालामुखिता में गैसों में सर्वाधिक रूप से क्या बाहर आता है? तो जलवाष्प आती, लगभग 60% से 90% तक जलवाष्प बाहर आती है। अब अगर यदि आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा कि जलवाष्प क्यों बाहर आ रहा है। क्योंकि ज्वालामुखिता की प्रक्रिया में एक घटना घटती है। अगर यदि आपने अभिसरण देखा है ना, कन्वर्जेंट थ्योरी देखी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखी है, तो आप बहुत जल्दी रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर जलवाष्प की अधिकता क्यों है। आए समझ में? ठीक है, जलवाष्प यहां मैं लिख देता हूं, सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की होती है। और यदि शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, हमने देखा था ना, जिनने अगर क्लासेस नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जिस तरीके से जब महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण हो रहा था, तो यहाँ से महासागरीय प्लेट जो ओशन प्लेट थी उससे यहाँ ना ये जल भी नीचे की ओर जाता है। तो यहाँ पर जो मैग्मा होता है, ये मैग्मा इस जल के कारण जल वाष्प में कन्वर्ट भी होता है और जिससे इसको तीव्रता भी मिलती है और उसके बाद हमें ज्वालामुखी विस्फोट देखने मिलता है। इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जल वाष्प निश्रित होती है, निकलती है। चलिए ठीक है, इसके अलावा अन्य गैसेस में अगर यदि हम देखें तो कौन कौन सी गैसें हो जाएंगी? चलिए, अन्य गैसों के अगर यदि मैं नाम लिखूं तो ये हो जाएगी आपकी CO2, सल्फर, या SO2 बोल सकते हैं, सल्फर डाई ऑक्साइड, है ना, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल,